हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे चैप्टर 2। हम जो कर रहे थे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, उसका चैप्टर 2 देखेंगे आज हम। चैप्टर का नाम है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं होती क्या हैं। किसी भी अध्यापक का प्रथम दायित्व होता है कि वह शिक्षण कार्य हेतु कक्षा कक्ष का वातावरण सहज एवं सुगम बनाए। अर्थात किसी भी अध्यापक को पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि छात्र अच्छा महसूस कर सके, सहज महसूस कर सके। कक्षा कक्ष का वातावरण शिक्षण प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव डालता है। जैसा कक्षा का वातावरण होगा क्लास का, वैसा ही बच्चे सीख पाएंगे। कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में अध्यापक की ही प्रक्रियाएं नहीं अपितु छात्रों की भी क्रियाएं शामिल होती हैं। कक्षा कक्ष में सिर्फ अध्यापक द्वारा जो शिक्षण किया जाता है उसको ही शामिल नहीं करते, बल्कि जो छात्र प्रक्रियाएं होती हैं उसको भी शामिल किया जाता है। तो इसमें छात्र और शिक्षक दोनों की ही प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अब बात करें इसमें शामिल क्या किया जाता है, तो सबसे पहले है नंबर 1, विद्यार्थियों की मनःस्थिति का निर्माण। कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं में सबसे पहले आता है विद्यार्थियों की मनःस्थिति का निर्माण करना। और इस मनःस्थिति का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, तो इसका हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है अनुदेश पूर्व और एक है अनुदेश अंतर्गत। अनुदेश पूर्व का मतलब है कि जो भी अध्याय या प्रकरण शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहा है उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में पहले बता देना। मतलब कि अध्यापक जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि उसे पढ़ाना है भारत की अवस्थिति के बारे में, तो उसे सबसे पहले छात्रों को भारत का मैप दिखाना चाहिए। उसमें जो भी डायरेक्शन है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सब बताना चाहिए। तो पहले जो मेन बिंदु आते हैं वो सब बताने चाहिए। दूसरा है अनुदेश अंतर्गत। तो इसमें क्या आता है, कक्षा में प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षार्थियों के आरंभिक व्यवहारों का परीक्षण किया जाए। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उससे पहले जो छात्र है वो किस तरह का मतलब उस टॉपिक को ले रहे हैं, उनका किस तरह का व्यवहार है। जैसे यही भारत की अवस्थिति के बारे में अगर पढ़ाया जा रहा है तो छात्र उस टॉपिक को किस तरह से ले रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको समझ आ रहा है या जैसे भी है। तो सबसे पहले जो उनका बिहेवियर है छात्र का, उसे नोटिस करना चाहिए कि छात्र इसमें इंटरेस्ट ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले छात्रों की मन स्थिति का निर्माण करना चाहिए, और वो दो तरीके से की जाती है, एक तो अनुदेश पूर्व और एक अनुदेश अंतर्गत। अब बात करते हैं नंबर 2, परिप्रश्न या प्रश्न पूछना। अध्यापक छात्रों से विषय के संबंध में प्रश्न पूछता है तथा उनके उत्तरों के आधार पर वह छात्रों के विषय संबंधी ज्ञान को परखता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग करके और उन पर विशेष बल देता है। जैसे कि कोई भी टॉपिक अगर अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसके बारे में पहले स्टूडेंट से पूछता है कि उनको कितनी नॉलेज है इस बारे में, और जो भी उसको लगता है कि ये टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक में ये पॉइंट्स हैं जिन पे स्टूडेंट्स मतलब जिनको नहीं समझ पा रहे हैं या जिनको समझने में मुश्किल आ रही है, कठिन है, तो उन जो पॉइंट्स हैं उनको अलग कर लेता है कि मुझे इन पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर देना होगा पढ़ाने के टाइम में। तो प्रश्न पूछने का मतलब यही है कि जो छात्र है उनके उन पॉइंट्स को निकालना जिसमें वो कठिनाई महसूस कर रहे हैं समझने में। नेक्स्ट है नंबर 3, विराम या ठहराव। शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछने के बाद या शिक्षार्थी के उत्तर देने के बाद शिक्षक खामोश हो जाता है, इसे ही विराम या ठहराव कहते हैं। मतलब
अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा है तो कुछ सेकंड के लिए शिक्षक जो है खामोश हो जाता है। इसे ही हम विराम या ठहराव कहते हैं, क्योंकि इससे जो छात्र होते हैं उनको सोचने और अपने उत्तर का निर्माण करने के लिए समय मिल जाता है। और इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों की सहभागिता के लिए मानसिक तत्परता उत्पन्न करना है, क्योंकि अगर शिक्षक छात्रों को टाइम नहीं देगा तो जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से उस टॉपिक में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। उनकी जो मानसिक तत्परता है या मतलब समझने के लिए वो तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर शिक्षक थोड़ा सा भी अगर बच्चों को टाइम दे देता है तो उनको उत्तर को मतलब समझने में कि मुझे इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहिए उस चीज़ का टाइम मिल जाता है। यह अवधि बहुत ही कम होती है, जैसे कि 3 सेकंड से 20 सेकंड तक। जो ये विराम है शिक्षक के द्वारा दिया जाता है वो सिर्फ 3 सेकंड से 20 सेकंड तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन जो होता है वो अधिगम का आधार है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे प्रश्न का उत्तर दे सके। इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, जैसे वेरी गुड, एक्सीलेंट बोलकर। इसका मतलब ये है कि अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट से और उन्होंने उसका राइट आंसर दिया तो टीचर को उन्हें पुनर्बलन देना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को आंसर देने के बाद वेरी गुड, एक्सीलेंट बोलते हैं तो उसे एक प्रोत्साहन आता है, उसमें उसको अभिप्रेरणा मिलती है पढ़ने की बच्चे में। तो इसे ही हम पुनर्बलन कहते हैं। नेक्स्ट है अनुबोधन। अनुबोधन क्या होता है? अनुबोधन का अर्थ है ऐसे संकेत या सुझाव से है जो सही उत्तर तक पहुंचने में छात्रों की मदद करता है। इसमें शिक्षक उत्तर नहीं देता बल्कि उपयुक्त संकेतों के माध्यम से वांछित उत्तर तक पहुंचने में छात्रों को सहायता प्रदान करना। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि टीचर ने स्टूडेंट से कुछ पूछा है तो उसको इस तरह के संकेत देना कि वो अगर उसको आंसर नहीं भी आ रहा है तो वो उस संकेत के द्वारा उस आंसर तक पहुंच पाए। जैसे कि शिक्षक ने पूछा कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो जैसे टीचर ने बताया अकबर, और एक पूछा छात्रों से पूछा अकबर और किसके बीच में हुआ था। तो छात्रों को अगर याद नहीं आ रहा तो उनको संकेत के रूप में बताना कि जैसे जिसके घोड़े का नाम चेतक है। तो इससे बच्चे क्या है कि उस आंसर तक पहुंच जाएंगे, उनको संकेत मिल गया कि किसके घोड़े का नाम चेतक है। तो इस तरह से वो अच्छे से बता पाएंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। इसे ही हम अनुबोधन कहते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक संप्रेषण। शिक्षण शैक्षिक संप्रेषण है, अर्थात विषय वस्तु के माध्यम से समाज से संबंधित ज्ञान, कौशल, मानदंड और मूल्य प्रदान किए जाते हैं। शिक्षक जो प्रविधियां जैसे कि नाटक, कहानी, कथन, परिचर्चा के द्वारा छात्रों को पढ़ाता है उसे ही शैक्षिक संप्रेषण कहा जाता है। मतलब ये है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक जो भी टेक्निक्स अपनाते वक्त जो भी बातें करता है एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो भी छात्रों में और शिक्षक के बीच में जो बातें होती हैं उसको शैक्षिक संप्रेषण कहते हैं। तो इसमें जो विधियां जैसे नाटक है तो उसमें शिक्षक भी इन्वॉल्व रहता है और छात्र भी। तो ये किसी टॉपिक को समझाने के लिए जो भी जैसे नाटक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से जो भी अपनाता है छात्रों के लिए शिक्षक टेक्निक, उसे ही हम शैक्षिक संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब है कि जैसे छात्रों से बातें करना, शिक्षक के द्वारा बच्चों की बातें सुनने के लिए समय निकालना आदि। मतलब टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को समझना, उनकी समस्या का समाधान करना, उनमें जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको अच्छे से सुनना, ये सभी होता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं का निरीक्षण। तो यह दो प्रकार से होता है। तो पहला है पारस्परिक
वर्ग प्रणाली और दूसरा है समान कथन प्रणाली। जो पारस्परिक वर्ग प्रणाली है इसे रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम कहते हैं और समान कथन प्रणाली को हम इक्विवेलेंट कैटेगरी सिस्टम भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी हुई RCS भी बोलते हैं इसे, जो पारस्परिक वर्ग प्रणाली है इसको, और ये फ्लैंडर्स की वर्ग प्रणाली का सुधरा हुआ रूप है। इसमें क्रिया तथा प्रतिक्रिया का आलेखन किया जाता है। इसमें जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो यही आते हैं कि कौन सी प्रणाली में क्रिया और प्रतिक्रिया का आलेखन किया जाता है, तो पारस्परिक वर्ग प्रणाली में। मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, सब इसी पर ही क्वेश्चन बन के आ रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का आलेखन कौन सी वर्ग प्रणाली में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पारस्परिक वर्ग प्रणाली। अब बात करें समान कथन प्रणाली, तो इसे ETC भी कहते हैं। ज्ञानात्मक स्तर की क्रियाओं के आदान प्रदान का निरीक्षण किया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ज्ञानात्मक स्तर की क्रियाओं का आदान प्रदान कौन सी प्रणाली में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा समान कथन प्रणाली। तो गाइज ये था हमारा आज का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी है। ये एक्चुअली आपकी इंटेलिजेंसी पर डिपेंड है, आप अपनी समझ से इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ भी रटने का नहीं है कि मैं आपको बहुत सारा इसमें डिटेल में लिखवाऊँ, ये आपसी समझ वाला टॉपिक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया है। ऑप्शन है A शिक्षक छात्रों के मध्य, B छात्रों शिक्षक के मध्य, C छात्र छात्रों के मध्य और D उपरोक्त सभी। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो शिक्षक छात्रों के मध्य भी होती है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, छात्र और शिक्षक के बीच में भी होती है और छात्र और छात्र के बीच में भी। सिर्फ शिक्षक छात्र के बीच में ही नहीं, जो छात्र और छात्र के बीच में भी जो इंटरेक्शन होता है क्लास में, उसको भी कक्षा कक्ष की प्रक्रिया ही कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा D उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष अध्यापन के प्रारंभ में छात्रों की मन स्थिति का निर्माण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन है A यह कक्षा में शिक्षार्थी सहभागिता को सहज साध्य बनाती है, B छात्र गृह कार्य पूरा कर लेते हैं, C छात्र अध्यापक को परेशान नहीं करते हैं, D अध्यापक को आराम मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, आप वीडियो स्टॉप करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है A यह कक्षा में शिक्षार्थी सहभागिता को सहज साध्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। तो ये क्वेश्चन आया है ARTET 2012 में। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी कुशलता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बी लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सी निबंधात्मक प्रश्न, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी लघु उत्तरात्मक प्रश्न, क्योंकि लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछेंगे तभी छात्र हैं वो जो शिक्षक ने पढ़ाया है उसके बारे में आंसर दे पाएंगे कि उन्होंने कितना उसे समझा है जो पढ़ाया। वस्तुनिष्ठ तो फिर भी आप मतलब रट के भी दे सकते हैं। तो जो कक्षा में जो प्रश्न पूछने चाहिए वो लघु उत्तरात्मक होने चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका है। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप में शामिल करने का तरीका है। ऑप्शन है प्रश्न पूछना, अभिप्रेरणा देना, उसे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या डी उसे घर भेजना चाहिए।
तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो है सी, उसे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो गाइज ये थी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।